Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी स्टूडेंट्स इसका हम 6th लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम सीक्वेंस होमोलॉजी को जो है वो तफसील से स्टडी करेंगे। वो जिससे पहले हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उनकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और वो तमाम चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो बच्चों आए हम जो है वो आज के इस लेक्चर के अंदर सीक्वेंस होमोलॉजी को जो है वो तफसील से देखते हैं। बच्चों अगर आप इस लफ्ज़ पे गौर करें ना तो सीक्वेंस जो है इसका मतलब होता है तरतीब। होमो बच्चों कहते हैं सेम को और लॉजिक कहते हैं स्टडी को। ऐसे ही है ना, बायोलॉजी जैसे स्टडी ऑफ द लाइफ। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ स्टडी ऑफ सेम सीक्वेंस। अब बच्चों सवाल ये पैदा होता है कि किस चीज की सीक्वेंस की स्टडी। यहाँ पर बच्चों हम सीक्वेंस की स्टडी करते हैं दो चीजों की। एक करते हैं प्रोटीन्स की सीक्वेंस की स्टडी। अब बच्चों प्रोटीन्स के अंदर किस चीज की? अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस। आपको पता है कि हर प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं और वो जो अमाइनो एसिड्स है वो एक मखसूस वे के अंदर जो है वो अरेंज होकर प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स के अंदर हम अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस की स्टडी करते हैं। और बच्चों दूसरा हम यहाँ पे स्टडी करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस की स्टडी। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड्स बच्चों आपको पता है आगे दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं डीएनए और एक को हम कहते हैं आरएनए। तो बच्चों अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे स्टडी करते हैं सेम सीक्वेंस। किसके सेम सीक्वेंस? प्रोटीन्स की या फिर डीएनए और आरएनए की। अब बच्चों हम यहाँ पे देखें, अब सवाल पैदा होता है कि सेम सीक्वेंस की हम स्टडी कर रहे हैं, प्रोटीन्स की, डीएनए और आरएनए की। अब सवाल ये है कि किसके दरमियान ये जो सेम सीक्वेंस है ये किसके दरमियान है? तो अब बच्चों अब ये जो सेम सीक्वेंस की स्टडी है ये डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान भी हो सकती है, डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान भी हो सकती है और सेम स्पीशीज के दरमियान भी हो सकती है। ठीक है, मैं स्टूडेंट्स आपके आसानी के लिए इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। बच्चों सीक्वेंस होमोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं सेम सीक्वेंस। किसकी सेम सीक्वेंस? प्रोटीन्स की सेम सीक्वेंस या फिर डीएनए और आरएनए की सेम सीक्वेंस को स्टडी करते हैं। अब बच्चों ये जो सेम सीक्वेंस है किसके दरमियान हम स्टडी कर रहे हैं? ये मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान भी हो सकती है और एक ही स्पीशी के अंदर भी हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? आपने इस पॉइंट को ज़हन में रखना है। ठीक है, अब बच्चों डिफरेंट स्पीशीज से क्या मुराद है? डिफरेंट स्पीशीज से मुराद है, फर्ज करें कि हम सेम सीक्वेंस जो है किसी भी चीज की उसको स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन के दरमियान और रैट के दरमियान। तो अब बच्चों वो जो सेम सीक्वेंस जिसको हम ह्यूमन और रैट के दरमियान स्टडी कर रहे हैं ना, उस खास सेम सीक्वेंस को हम नाम देते हैं ऑर्थोलोग्स का। किसका नाम देते हैं? ऑर्थोलोग्स का। और वो खास सेम सीक्वेंस जो फर्ज करें कि जो कि हम सिर्फ ह्यूमन के अंदर स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन के अंदर हमने देखा कि एक जीन जो है उसकी जो है एक जीन जो है वो दो अलग अलग फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और वो जो दो अलग अलग फॉर्म्स हैं उनके अंदर जो है वो सेम सीक्वेंस पाई जाती है। तो बच्चों अब अगर हम एक ही स्पीशीज के दरमियान सेम सीक्वेंस की स्टडी कर रहे हैं तो इसको हम नाम देते हैं पैरालोग्स का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? पैरालोग्स का। और वो सेम सीक्वेंस बच्चों, ठीक है, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं इसको हम नाम देते हैं होमोलोग्स या होमोलोगस सीक्वेंस भी इसे कहते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी बुनियादी से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मैं आप लोगों के लिए इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सीक्वेंस होमोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं सेम सीक्वेंस को। किस चीज की सेम सीक्वेंस? प्रोटीन्स की, और दूसरा डीएनए और आरएनए की, जिनको हम मजमूई तौर पर न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। अब बच्चों ये जो सेम सीक्वेंस है ये मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान भी हो सकती है इसकी स्टडी, और सेम स्पीशीज के दरमियान भी हो सकती है। मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान बच्चों जैसे कि ह्यूमन और रैट के दरमियान हम स्टडी कर रहे हैं, तो अगर बच्चों हम किसी भी चीज मत यानी प्रोटीन्स हो गए, डीएनए आरएनए की सेम सीक्वेंस की हम स्टडी करेंगे अलग अलग स्पीशीज के दरमियान, तो इस सेम सीक्वेंस को हम नाम देंगे ऑर्थोलोग्स का। और अगर हम बच्चों सेम सीक्वेंस की स्टडी करेंगे एक ही स्पीशी के दरमियान, जैसे हम इंसान के अंदर ये सेम सीक्वेंस की स्टडी कर रहे हैं, तो इसको बच्चों हम नाम देते हैं पैरालोग्स का। और वो सेम सीक्वेंस जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उनको हम जनरली हम होमोलोग्स का नाम देते हैं। तो बच्चों आए हम जो है वो इसके डेफिनेशन को जो है वो तफसील से देखते हैं। तो डेफिनेशन से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे इस डायग्राम को डायग्राम के थ्रू आप लोगों को कॉन्सेप्ट इसका मजीद क्लियर कर देता हूँ। बच्चों यहाँ पे देखें, फर्स्ट कहते हैं कि ग्लोबिन जीन है। अब ग्लोबिन जीन बच्चों एक प्रोटीन बनाती है जिसका नाम है ग्लोबिन। तो इसी के रेफरेंस से वो उस जीन जो कि ग्लोबिन प्रोटीन को बनाती है उसको ग्लोबिन जीन का नाम दे रहे हैं। बच्चों वो कहते हैं पहले जो है वो ग्लोबिन जीन पाई जाती थी, फिर हुआ ये कि ग्लोबिन जीन ने अपनी एक कॉपी तैयार की, और उस कॉपी तैयार करने के अमल को हम कहते हैं जीन डुप्लीकेशन। अब बच्चों जब इसने अपनी कॉपी तैयार की तो ग्लोबिन जीन जो है इसकी दो शक्लें हो गई, एक अल्फा चेन जीन और एक बीटा चेन जीन। अब बच्चों जब ये अपनी कॉपी तैयार कर रही थी तो इस दौरान
इसकी कॉपी के अंदर जो है वो कुछ चेंजेस आई, जिसके नतीजा में जो बनने वाली दो कॉपीज थी वो दूसरे से थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। तो हमने एक को नाम दे दिया अल्फा चेन जीन और एक को हम नाम दे दिया बीटा चेन जीन का। अब बच्चों ये जो दोनों जीन्स हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर काफी हद तक न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस जो है वो सेम है। मेरी बात समझ में आ रही है? काफी हद तक न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस जो है वो क्या है, सेम है। अब बच्चों हमने ये जो अल्फा चेन जीन है ये फ्रॉग के अंदर भी पाई जाती है, ह्यूमन के अंदर भी पाई जाती है, माउस के अंदर भी पाई जाती है। इस तरह ये जो बीटा चेन जीन है ये भी माउस के अंदर भी पाई जाती है, ह्यूमन के अंदर भी पाई जाती है और फ्रॉग के अंदर भी पाई जाती है। अब बच्चों यहाँ पे आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको गौर करना है। अब देखिए फ्रॉग के अंदर भी अल्फा चेन जीन पाई जा रही है, ह्यूमन के अंदर भी पाई जा रही है, माउस के अंदर भी पाई जा रही है। अब बच्चों ये क्या है, ये जीन तो सेम है लेकिन अलग अलग स्पीशीज के दरमियान पाई जा रही है, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान पाई जा रही है। तो बच्चों किसी भी सेम सीक्वेंस की डिफरेंट स्पीशीज के अंदर जो स्टडी है इसको हम किसका नाम देते हैं, ऑर्थोलॉग्स का नाम देते हैं। तो बच्चों वो जो मेरा पॉइंट ऊपर मैंने आपको बताया कि वो जो सेम सीक्वेंस की जो स्टडी है डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान, यहाँ पे आप देखें सेम सीक्वेंस क्या है, एक जीन है जिसका नाम है अल्फा चेन जीन, इसकी सेम सीक्वेंस है फ्रॉग के अंदर भी, ह्यूमन के अंदर भी और माउस के अंदर भी। जब हम इसको अलग अलग स्पीशीज के अंदर स्टडी करेंगे तो इसको हम ऑर्थोलॉग्स का नाम देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह बच्चों अब यहाँ पे देखें आप, जो बीटा चेन जीन है ये माउस के अंदर भी है, ह्यूमन के अंदर भी है और फ्रॉग के अंदर भी है। तो बच्चों इसी तरह यहाँ पर माउस, ह्यूमन और फ्रॉग के अंदर बच्चों ये जो बीटा चेन जीन है इसको भी हम ऑर्थोलॉग्स का नाम देंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी बच्चों सेम सीक्वेंस है जो कि अलग अलग स्पीशीज के दरमियान जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो ये भी क्या है स्टूडेंट्स, ये भी ऑर्थोलॉग्स होंगे। अब बच्चों पैरालॉग्स की बात करें। अब बच्चों अब ये जो एक जीन थी ग्लोबिन जीन, अब दो उसकी शक्लें हैं, एक है अल्फा चेन जीन और एक है बीटा चेन जीन। अगर हम माउस की बात करें बच्चों तो माउस के अंदर अल्फा चेन जीन भी पाई जाती है और बीटा चेन जीन भी पाई जाती है। अब बच्चों माउस देखिए एक सेम स्पीशी है, अब हम एक सेम स्पीशी के अंदर सेम सीक्वेंस को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बच्चों ये जो सेम सीक्वेंस विद इन अ स्पीशी होगी बच्चों, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पैरालोग्स। अब बच्चों देखें अल्फा चेन जीन ने जो है, अल्फा चेन जीन ने जो है वो क्या बनानी है, उसने आगे प्रोटीन बनानी है, अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन बनानी है। अब बच्चों वो अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन फ्रॉग के अंदर भी बनाएगी, ह्यूमन के अंदर भी बनाएगी, माउस के अंदर भी बनाएगी। अब बच्चे जो आर्थोलॉग्स है ना, ठीक है, ये सेम सीक्वेंस है जो कि अलग अलग स्पीशीज के अंदर एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ पर उस सेम सीक्वेंस का जो फंक्शन है वो सेम है। देखें जैसे यहाँ पे अल्फा चेन जीन है जिसने अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन बनानी है, फ्रॉग के अंदर भी यही काम करेगी, ह्यूमन के अंदर भी और माउस के अंदर भी। तो आर्थोलॉग्स में बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इसका फंक्शन सेम होता है। क्या है, फंक्शन सेम है। पैरालॉग्स को बच्चों अगर आप देखें तो पैरालॉग्स क्या होते हैं, एक ही स्पीशी के अंदर जब हम सेम सीक्वेंस की स्टडी करते हैं। अब बच्चों ये जो माउस के अंदर अल्फा चेन जीन भी पाया जाता है और बीटा चेन जीन भी पाया जाता है। अब अल्फा चेन जीन ने अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन बनानी है, बीटा चेन जीन ने बीटा ग्लोबिन प्रोटीन बनानी है। तो बच्चों पैरालॉग्स जो हैं ये सेम स्पीशीज के अंदर तो पाए जाते हैं लेकिन इनका फंक्शन जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर? तो बच्चों आपने इन पॉइंट्स को जो है बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अगर आप यहाँ तक आपको चीजें समझ में नहीं आई तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा से सुन सकते हैं बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे आगे काम आएंगे। अब यहाँ पे देखें बच्चों, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सीक्वेंस होमोलॉजी रेफर्स, बच्चों सीक्वेंस होमोलॉजी जो है वो बयान करता है किसको, सिमिलैरिटी को, मुशाबिहत को। किसके दरमियान मुशाबिहत, डीएनए के दरमियान, आरएनए के दरमियान या प्रोटीन के सीक्वेंसेस के दरमियान जो मुशाबिहत है ये उसको बयान करता है। अब बच्चों वो जो मुशाबिहत है वो क्यों है, ड्यू टू द शेयर्ड एंसेस्ट्री, क्योंकि उनके अबाउजदात कॉमन है। मुझे फर्ज करेंगे मैं यहाँ पे एक मिसाल ले लेता हूँ, फर्ज करेंगे बच्चों यहाँ पर मैं एक मिसाल ले लेता हूँ ह्यूमन की और यहाँ पर एक मिसाल ले लेता हूँ मैं माउस की। अब बच्चों मैं देखता हूँ कि इन दोनों के दरमियान जो अल्फा ग्लोबिन बच्चों जो जीन है ना ये ह्यूमन के अंदर भी मौजूद है और माउस के अंदर भी मौजूद है। अब बच्चों जहन में रखें कि जब कभी भी हम दो जानदारों के दरमियान एक जैसी खसूसियात देखते हैं तो हमारे जहन में जो सबसे पहला सवाल आता है वो यही है कि इन दोनों के अबाउजात कहीं ना कहीं पे सेम होंगे। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। फर्ज करें कि मेरी क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, एक आयशा और एक फर्ज करें आमना। अब ये जो दो स्टूडेंट्स हैं मैं देखता हूँ कि इन दोनों की शक्लें जो हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अब मेरा जो उनसे सबसे पहला क्वेश्चन होगा, मैं उनसे पूछूंगा कि क्या आप दोनों बहनें हैं। अब मैं इनडायरेक्टली उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप दोनों के एंसेस्टर्स, आप दोनों के अबाउजाद, आप दोनों के पेरेंट्स, आप दोनों का ओरिजिन सेम है। अब बच्चों देखें हमने जब कभी भी कॉमन चीजें देखी, कॉमन करेक्टर्स देखे तो हमारे जहन में फौरन से सवाल आया कि इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके जो ओरिजिन है वो सेम होगा। इसी तरह बच्चों जब यहाँ पे हमने देखा कि ह्यूमन और माउस के दरमियान ये जो अल्फा ग्लोबिन जीन है ये सेम है। अब बच्चों फिर हमारे जहन में फौरन से ख्याल आया कि माजी में कहीं ना कहीं इन दोनों के जो अनसेस्टर्स हैं वो सेम रहे होंगे। तो बच्चों इसी
अब ये जो अनसेस्टर्स है ना बच्चों, उसी अनसेस्टर्स से ये जो जीन ह्यूमन के अंदर भी आया और माउस के अंदर भी आया। तो यहाँ पर बच्चों यही चीज जो है हम स्टडी कर रहे हैं कि सीक्वेंस होमोलॉजी के अंदर हम सिमिलैरिटी देखते हैं डीएनए के दरमियान, आरएनए के दरमियान या प्रोटीन सीक्वेंसेस के दरमियान। और वो जो बच्चों सिमिलैरिटी है ना सीक्वेंसेस के अंदर, अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंसेस के अंदर हो सकती है, वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस के अंदर जो है वो स्टडी हो सकती है। तो बच्चों अब ये जो सेम सीक्वेंसेस की स्टडी है, ठीक है, ये इस वजह से हम कर रहे हैं क्योंकि माजी में इनके जो है वो अनसेस्टर्स कॉमन रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ड्यू टू द शेयर्ड अनसेस्टर, क्योंकि इस कॉमन अनसेस्टर से इन्होंने वो जो है वो जीन लिया है, ठीक है। तो इस चीज को आपने जो है वो अच्छी तरह से समझना है कि इन दोनों के अंदर ये जीन इस वजह से पाया जाता है क्योंकि माजी में कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स सेम थे जिसके पास वो जीन मौजूद था, और इन दोनों ने उस जानदार से इस जीन को जो है वो लिया होगा। मुझे आगे इसके टाइप्स देखें, इसके टाइप्स हैं होमोलोगस सीक्वेंसेस जो हैं हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल सीक्वेंस। बच्चों ये जो होमोलोगस सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, ये कॉमन एंसेस्ट्रल सीक्वेंसेस जो है वो इवॉल्व होती हैं। बच्चों जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको जो बताया कि वो जो सेम सीक्वेंस जिसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है, वो जो सेम सीक्वेंस जो कि अमाइनो एसिड्स की भी हो सकती है, न्यूक्लियोटाइड की भी हो सकती है, उन सेम सीक्वेंस को होमोलोगस या फिर होमोलोगस सीक्वेंसेस भी कहते हैं। अब बच्चों जो होमोलोगस सीक्वेंसेस है, ठीक है, अब बच्चों वो कहते हैं जो होमोलोगस सीक्वेंसेस है ये इवॉल्व, ये बनती हैं फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल सीक्वेंस। इस तरह से बनती हैं कि उनके माजी में कोई कॉमन एंसेस्ट्रल सीक्वेंस रही है, किसी एंसेस्टर के पास वो सीक्वेंस कॉमन थी जो कि बाद में दो अलग अलग जानदारों के पास चली गई है, ठीक है। तो होमोलोगस सीक्वेंस जो है ये कॉमन एंसेस्ट्रल सीक्वेंस जो है वो इवॉल्व होती हैं, और इसको दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जा सकता है, दो टाइप्स में। एक को हम नाम देते हैं आर्थोलोग्स का और एक को हम नाम देते हैं पैरालोग्स का। आर्थोलोग्स बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ, आर्थोलोग्स जो है ये स्टडी है सेम सीक्वेंस की डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान, ठीक है, और आर्थोलोग्स जो है यहाँ पे सेम फंक्शन होता है। पैरालोग्स बच्चों क्या है, पैरालोग्स जो है ये स्टडी है सेम सीक्वेंस की सेम स्पीशीज के दरमियान, और यहाँ पर फंक्शनिंग जो है वो डिफरेंट होती है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी बुक में आर्थोलोग्स और पैरालोग्स का बड़ा बेहतरीन फर्क जो है वो लिखा हुआ है। तो देखें दे आर द सीक्वेंसेज, ये बच्चों ऐसे सीक्वेंसेस हैं इन डिफरेंट स्पीशीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मुख्तलिफ स्पीशीज में पाई जाती हैं। मुख्तलिफ स्पीशीज में क्यों पाई जाती हैं, डैट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल जीन। अब बच्चों मुख्तलिफ स्पीशीज में इस वजह से पाई जाती हैं क्योंकि माजी में कहीं ना कहीं कोई कॉमन अनसेस्ट्रल जीन, माजी में उनके जो आबाव अजदाद थे उसके पास एक जीन रहा होगा, जब वो तकसीम किया तो उसका एक हिस्सा जो है वो एक जानदार के अंदर चला गया, दूसरा हिस्सा जो है वो दूसरे जानदार के अंदर चला गया। तो जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि इनका कॉमन एंसेस्टर फर्ज करें कि ह्यूमन का और रैट का एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा माजी के अंदर, और इन दोनों के पास जो अल्फा ग्लोबिन जीन है वो उसी कॉमन एंसेस्ट्रल जीन के नतीजा में इनके पास आई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डेट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल जीन ड्यूरिंग स्पेसिएशन। बच्चों स्पेसिएशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें एक जानदार जो है वो तकसीम होकर वक्त के साथ उसके अंदर तब्दीलियां आती हैं, वो तकसीम होकर जो है वो दो नए तरह के जानदार बना देते हैं। अब यहाँ पे बच्चों पहले कोई एक जानदार था, अब उसके अंदर जो है वो तब्दीलियां आई, और तब्दीलियां आने के नतीजा में दो नए जानदार बने। तो बच्चों इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्पेसिएशन का। तो स्पेसिएशन के दौरान एक कॉमन एंसेस्ट्रल जीन से बच्चों जो अलग अलग स्पीशीज के दरमियान जो सेम सीक्वेंस है इसकी स्टडी को हम नाम देते हैं आर्थोलोग्स का। आर्थोलोग्स ऑफन रिटेन द सेम फंक्शन अक्रॉस स्पीशीज। आर्थोलोग्स के अंदर बच्चों जो स्पीशीज के अक्रॉस अलग अलग स्पीशीज में उनका फंक्शन जो है वो क्या होता है, सेम होता है। मैं आप लोगों को यहाँ से डायग्राम से भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें अल्फा चेन जीन अब बच्चों उस अबाव जात के अंदर जिससे ह्यूमन और रैट जो है वो बने, अब उसके अंदर जो है वो अल्फा चेन जीन कॉमन होगी। अब बच्चों उस कॉमन एंसेस्ट्रल जीन की वजह से जब स्पेसिएशन हुई, इससे दो नई तरह के जानदार बने, ह्यूमन बना, माउस बना। तो बच्चों उस वक्त वो जो अल्फा चेन जीन था वो ह्यूमन के अंदर भी आया और माउस के अंदर भी आया। अब ह्यूमन एक अलग स्पीशी है, माउस एक अलग स्पीशी है, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान बच्चों उस अल्फा ग्लोबिन जीन की जो सीक्वेंस है वो सेम है, ठीक है, उसकी सीक्वेंस क्या है, सेम है डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान। तो बच्चों इसी सेम सीक्वेंस बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज को, ठीक है, हम किसका नाम देते हैं, हम नाम देते हैं आर्थोलोग्स का। और ये किस प्रोसेस के दौरान हुआ, ये स्पेसिएशन के दौरान हुआ जब एक जानदार से दो नए तरह के जानदार बन रहे थे, ठीक है। अब बच्चों जब ह्यूमन के अंदर जो अल्फा चेन जीन है इसने अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन बनानी है, और माउस के अंदर भी जो है अल्फा चेन जीन है उसने अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन बनानी है। तो बच्चों आर्थोलोग्स जो है इनका फंक्शन जो है वो सेम होता है। तो आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है।
पैरालॉग्स देखें बच्चों, पैरालॉग्स जो हैं ये भी सेम सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, सेम सीक्वेंस की स्टडी है, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान नहीं, विद इन द सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के दरमियान जो है वो सेम सीक्वेंस की स्टडी है। अब बच्चों डैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम जीन डुप्लीकेशन, जहन में रखें बच्चों। अब जाहिर सी बात, जब हम एक ही स्पीशीज के दरमियान सेम सीक्वेंस को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे एवोल्यूशन नहीं आएगा, यहाँ पे स्पेसिएशन नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जीन डुप्लीकेशन। तो जीन के डुप्लीकेट करने के नतीजा में बच्चों जो एक ही स्पीशी के अंदर दो नए तरह के जो बच्चों जीन्स बने उनके दरमियान जो सीक्वेंस है वो सेम है, जो है इसकी जो स्टडी है इसको हम जो है वो पैरालॉग्स कहते हैं। तो आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। जिस तरह बच्चों मैं यहाँ पे आपको समझा कर आया हूँ, बच्चों एक जीन थी, फर्ज करें अल्फा ग्लोबिन जीन। अब यहाँ पे जीन डुप्लीकेशन हुई, इसके अंदर कुछ तब्दीलियां आई, तो इससे एक बन गई अल्फा चेन जीन, एक बन गई बीटा चेन जीन। अब बच्चों अल्फा चेन जीन और बीटा चेन जीन, अगर हम सिर्फ ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर अल्फा चेन जीन भी पाई जाती है और बीटा चेन जीन भी पाई जाती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सेम स्पीशी ह्यूमन को ही देख रहे हैं, सेम स्पीशी के अंदर हम यहाँ पे सेम सीक्वेंस को स्टडी कर रहे हैं। अब अल्फा चेन जीन और बीटा चेन जीन बच्चों अब ये एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन इनके दरमियान जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो काफी हद तक सेम है। तो यहाँ पर हम इन दोनों के दरमियान जब सेम सीक्वेंस की स्टडी कर रहे हैं एक ही स्पीशी के अंदर, ठीक है, तो बच्चों अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों के दरमियान सेम सीक्वेंस इस वजह से है एक ही स्पीशी के अंदर, क्योंकि ये जीन डुप्लीकेशन के दौरान एक ही जीन से बने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। जो अल्फा चेन जीन और बीटा चेन जीन जो कि ह्यूमन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, हम कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो सेम सीक्वेंस है ये इस वजह से है क्योंकि जीन डुप्लीकेशन के दौरान ये एक ही जीन से बने हैं। तो बच्चों अब एक ही स्पीशी के अंदर जब हम सेम सीक्वेंस की स्टडी करते हैं तो उसी सेम सीक्वेंस को हम नाम देते हैं पैरालोग्स का। अब बच्चों अल्फा चेन जीन का काम क्या होगा, ये अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन बनाएगी। जो बीटा चेन जीन है इसका काम क्या होगा, ये बीटा ग्लोबिन प्रोटीन बनाएगी। तो बच्चों इनकी फंक्शनिंग जो है पैरालोग्स की फंक्शनिंग डिफरेंट होती है, तो आपने इस पॉइंट को भी जो है वो समझना है। तो ये ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो कि सेम स्पीशीज के अंदर पाई जाती हैं, जो कि जीन डुप्लीकेशन के नतीजा में बनती हैं। अब पैरालॉग्स देखें बच्चों, पैरालॉग्स जो हैं कैन इवॉल्व न्यू फंक्शंस। पैरालॉग्स हैं वो अपने नए फंक्शंस को इवॉल्व कर लेते हैं, वक्त के साथ तब्दीलियां आती हैं तो नए नए फंक्शंस उनके हो जाते हैं। इवन हत्ता के इफ दे ओरिजिनली अराइज फ्रॉम द सेम एंसेस्ट्रल जीन, अगर वो हत्ता के वो सेम एंसेस्ट्रल जीन से ओरिजिनली अराइज करें, हकीकी तौर पर वो सेम एंसेस्ट्रल जीन से बने, तब भी वो वक्त के साथ साथ अपने जो है वो नए फंक्शंस को इवॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जो चीजें मैंने हाईलाइट की हुई हैं आपने इनको हाईलाइट कर लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ऑर्थोलॉग्स और पैरालॉग्स के दरमियान। इस तरह बच्चों अगर आप जो है अपने बुक के ऊपर देखें तो यहाँ पे देखें बच्चों एक एंसेस्ट्रल हिस्टोन H1 जीन है। अब बच्चों जो हिस्टोन H1 जीन है ना, ये डीएनए की पैकिंग के अंदर मदद देता है। ठीक है, आपको पता है कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए। उसके बाद बच्चों जो डीएनए है वो खास तरह की प्रोटीन जिन्हें हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं उसके गिर्द लिपटता है, वो न्यूक्लियोसोम्स बनाते हैं। फिर वो न्यूक्लियोसोम्स आपस में इकट्ठा होता है, ठीक है, और फिर उससे कॉन्डेंस फॉर्म बनती है डीएनए की। तो असल में ये डीएनए के पैक होने में मदद देता है एंसेस्ट्रल हिस्टोन H1 जीन। अब बच्चों यहाँ पे देखें वो कहते हैं H1 जीन, इसकी जीन डुप्लीकेशन हुई, H1 से दो तरह के जीन्स बने, एक आपको रेड नजर आ रहा है, एक ब्लू नजर आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पर H1 जब जीन की डुप्लीकेशन हो रही थी तो इसकी एक कॉपी के अंदर जो है वो थोड़ी सी तब्दीलियां आ गई। अब जब थोड़ी सी चेंजेस आई तो यहाँ पर दो अलग अलग तरह के जो है वो जीन बन गए। एक है हिस्टोन H1.1 हमने नाम दे दिया, और एक को हमने नाम दे दिया हिस्टोन H1.2। अब देखें ये यहाँ पर ये क्या हुआ, ये ओरिजिनली जो है वो अराइज हुआ है कॉमन अनसेस्ट्रल जीन। इन दोनों का जो अनसेस्टर था वो सेम था और उसके अंदर जो जीन था वो भी सेम था। और जो जीन की डुप्लीकेशन हुई बच्चों, जब यहाँ पे देखें जीन की डुप्लीकेशन हुई, जीन की डुप्लीकेशन के नतीजा में दो नए तरह के जो है वो जीन्स बन गए। ठीक है, अब बच्चों अब यहाँ आगे वो कहता है उसी जानदार के आगे फर्ज करें स्पेसिएशन भी हो रही है। स्पेसिएशन से मुराद ये है कि उस जानदार से आगे दो नए तरह के जानदार बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे ह्यूमन और यहाँ पे चिंपैंजी की एग्जाम्पल लेता है। अब बच्चों जब उससे नए तरह के जानदार बने तो ये जो दो जीन्स हैं, ठीक है, इस जानदार में अब ये जो दोनों जीन्स हैं ये आगे दोनों अलग अलग जानदारों में जाएंगे। ये दोनों जीन्स ह्यूमन में भी जाएंगे और ये दोनों जीन्स जो हैं वो चिंपैंजी के अंदर भी जाएंगे। तो यहाँ पे देखें जो रेड वाला जीन है जो कि हिस्टोन H1.1 है, ह्यूमन के अंदर भी जा रहा है और चिंपैंजी में भी जा रहा है, और हिस्टोन H1.2 है ये भी ह्यूमन में भी जा रहा है और चिंपैंजी में भी जा रहा है। ठीक है, अब बच्चों आगे ह्यूमंस के अंदर ह्यूमन हिस्टोन H1.1 है और ह्यूमन हिस्टोन H1.2 है। ठीक है, और इसी तरह नीचे जो चिंपैंजी के अंदर है उसको हम चिंपैंजी हिस्टोन H1.1 कह रहे हैं और चिंपैंजी हिस्टोन H1.2 कह रहे हैं। अब बच्चों जब हम इसकी जो है वो देखते हैं, इसकी स्टडी करते हैं,
ह्यूमन हिस्टोन एज 1.1 की बच्चों जब हम स्टडी करते हैं और जब हम चिंपैंजी हिस्टोन एज 1.1 की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इन दोनों की जो सीक्वेंस है वो सेम है। इन दोनों की सीक्वेंस क्या है, सेम है, लेकिन बच्चों स्पीशीज अलग है। ह्यूमन एक अलग स्पीशी है, चिंपैंजी एक अलग स्पीशी है। तो बच्चों सेम सीक्वेंस है, डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान जो है एग्जिस्ट करती है, तो इसको हम नाम देते हैं आर्थोलोग्स का। अब जो फंक्शन ह्यूमन हिस्टोन एज 1.1 ह्यूमन के अंदर करेगा वही चिंपैंजी हिस्टोन एज 1.1 चिंपैंजी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करेगा। इस तरह मतलब यहाँ पे देखें जो ह्यूमन हिस्टोन एज 1.1 है और ह्यूमन हिस्टोन एज 1.2 है। अब बच्चों यहाँ पे देखें जब हम इन दोनों को देखते हैं तो इन दोनों के अंदर भी काफी हद तक सीक्वेंस जो है वो सेम होती है। अब यहाँ पे सेम सीक्वेंस जो है बच्चों वो एक ही स्पीशीज के दरमियान मौजूद है, एक ही स्पीशी के अंदर बच्चों सेम सीक्वेंस की स्टडी है। अब इसको हम नाम दे रहे हैं पैरालोग का। किसका नाम दे रहे हैं, पैरालोग। पैरालोग क्या है बच्चों, स्टडी है, किसकी स्टडी है, सेम सीक्वेंस की, ठीक है, विद इन द सेम स्पीशीज। अब यहाँ पे बच्चों इसका फंक्शन अलग होगा, ह्यूमन के अंदर एज 1.1 का और हिस्टोन एज 1.2 का फंक्शन अलग होगा। तो पैरालोग्स जो है बच्चों इनकी फंक्शन डिफरेंट होती है, आर्थोलोग्स की फंक्शन जो है ये सेम होती है। क्लियर। इसी तरह मतलब यहाँ पे आप देखेंगे चिंपैंजी एज 1.1 और चिंपैंजी एज 1.2 बच्चों ये दोनों जो है वो एक दूसरे के पैरालोग्स होंगे। क्लियर। इस तरह मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि ह्यूमन हिस्टोन एज 1.2 और चिंपैंजी का जो हिस्टोन है एज 1.2, अब ये दोनों बच्चों एक दूसरे के क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के आर्थोलोग्स होंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई होगी। अब बच्चों आगे जो है हम इसके सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों, जो आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है ना, ठीक है, दिस वन इज द पैराग्राफ ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस होमोलॉजी। ठीक है, हम इसको जो है वो तफसील से स्टडी करते हैं। बच्चों यहाँ पे आपने पॉइंट्स बना लेने हैं। जो सबसे पहला पॉइंट आप बनाएंगे वो है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड डाइवर्जेंस ऑफ स्पीशीज। बच्चों एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से क्या मुराद है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से मुराद ये है कि जानदारों के दरमियान, ठीक है, एवोल्यूशन के प्रोसेस में जो एक दूसरे के दरमियान रिलेशनशिप है इसकी स्टडी करना, इसे हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहते हैं। और डाइवर्जेंस ऑफ स्पीशीज से क्या मुराद है बच्चों, डाइवर्जेंस से क्या मुराद है, आपने इसका ऑपोजिट सुना होगा कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है अलग अलग रेज का एक कॉमन पॉइंट पर आकर मिल जाना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंस। लेकिन बच्चों एक ही पॉइंट से रेज का दूर निकल जाना, इसे हम किसका नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं डाइवर्जेंस का। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ स्पीशीज और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की स्टडी में सीक्वेंस होमोलॉजी जो है वो हमारी हेल्प करती है। मैं आपको इसको बताता हूँ। यहाँ पे देखें बच्चों, सीक्वेंस होमोलॉजी प्रोवाइड, सीक्वेंस होमोलॉजी जो है मुहैया करती है इनसाइड। इनसाइड का मतलब है बच्चों गहराई से स्टडी। ठीक है, साइड कहते हैं बसारत को, देखने को, इन मतलब गहराई से। तो किसी चीज को आप गहराई से देखना, किसी चीज को गहराई से स्टडी करना, इसे हम इनसाइड कहते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस होमोलॉजी जो बच्चों आपको गहराई से मालूमात फराहम करती है किसमें, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करने में। बच्चों एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बच्चों आपको एवोल्यूशन का पता है कि एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वक्त के साथ साथ जानदारों के अंदर तब्दीलियां आती है और उन तब्दीलियों के नतीजा में नए नए तरह के जानदार बनते हैं। इस प्रोसेस को जो है हम एवोल्यूशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में जो अलग अलग जानदारों के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जो है वो चिंपैंजी और ह्यूमन के अंदर देखा कि इन दोनों के दरमियान जो है वो कॉमन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अब बच्चों यहाँ पे देखें, बाय कंपेयरिंग, मवाजना करके, होमोलोगस सीक्वेंसेस। बच्चों होमोलोगस सीक्वेंसेस का मवाजना करके, अब होमोलोगस सीक्वेंसेस में आर्थोलोग्स भी हो सकते हैं और पैरालोग्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आर्थोलोग्स भी हो सकते हैं और पैरालोग्स भी हो सकते हैं। तो इन कॉमन बच्चों होमोलोगस सीक्वेंसेस का मवाजना करके साइंटिस्ट कैन इन्फर, इन्फर का मतलब है नतीजा निकालना, साइंसदान जो है वो नतीजा निकाल सकते हैं द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड डाइवर्जेंस ऑफ स्पीशीज। साइंसदान जो है वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और डाइवर्जेंस ऑफ स्पीशीज जो है इसका नतीजा अखज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, देखें जिन दो जानदारों के दरमियान ज्यादा होमोलोगस सीक्वेंसेस मौजूद होंगे इसका मतलब यह है कि उनका अनसेस्टर जो है, ठीक है, वो ज्यादा कॉमन होगा। और जिनके दरमियान थोड़ा सा कम जो है होमोलोगस सीक्वेंसेस कम मौजूद होंगे तो इसका मतलब यह है कि वो जानदार जो है वो दूसरे से कम लिंक्ड है एवोल्यूशन के प्रोसेस के जरिए। ठीक है, तो आपने इन चीजों को जो है वो जहन में रखना है। यहाँ पे देखिए मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मुझे यहाँ पे देखें, फर्ज करें कि ये जो है ये अनसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म है। अब वक्त के साथ तब्दीलियां आई तो इससे बच्चों एक ये जानदार बन गया, एक ये जानदार बन गया, एक ये जानदार बन गया और एक जो है ये जानदार बन गया। तो बच्चों अब ये क्या है, ये है डाइवर्जेंस ऑफ स्पीशीज, कि एक ही स्पीशीज से अलग अलग तरह की स्पीशीज बन रही हैं, इसको हम कह रहे हैं डाइवर्जेंस ऑफ स्पीशीज। और डाइवर्जेंस ऑफ स्पीशीज में बच्चों जो जानदारों के दरमियान जो एवोल्यूशन का रिलेशनशिप है, ठीक है, ठीक है, तो इस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखना, ठीक है, और इसकी तारीख को स्टडी करना, इसे हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहते हैं।
इसके बाद बच्चों जो अगला इसकी सिग्निफिकेंस में हम हेडिंग देंगे वो है क्लू अबाउट अननोन प्रोटीन। बच्चों आपको अननोन प्रोटीन मिली, आपको कोई ऐसी प्रोटीन मिली जिसका आपको फंक्शन का नहीं पता कि जो प्रोटीन है क्या फंक्शनिंग परफॉर्म करती है। तो बच्चों मैंने आपको जो है वो इससे पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो की एल्गोरिथम बताया था जिसे हम कहते हैं ब्लास्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ब्लास्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम किसी भी अननोन सीक्वेंस को जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर मौजूद जितनी भी सीक्वेंसेस हैं उनके साथ हम उनका मवाजना करते हैं और देखते हैं कि वो जो अननोन सीक्वेंस है वो किस चीज के साथ जाके सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है, अब बच्चों फर्ज कर लिया हमने एक प्रोटीन देखी जिसका नाम है ए। ठीक है, अब हमने जो है वो उसके अंदर अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस निकाल ली। अब हमारे जो डेटाबेस है उसके अंदर हमने इस सीक्वेंस को मैच किया और हमें एक प्रोटीन थी सी। ठीक है, उसकी सीक्वेंस के साथ हमने देखा कि ए और सी के दरमियान तकरीबन 98% जो सीक्वेंस है वो मैच कर रही है। तो इसका मतलब ये होगा बच्चों जो हमारी अननोन प्रोटीन है ना ए, इसका फंक्शन बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि सी के फंक्शन के साथ ही रिजेम्बलेंस रखता होगा, सी के फंक्शन के साथ ही मुशाबियत रखता होगा। ठीक है, तो यही बात बच्चों को यहाँ पे लिखता है। तो यहाँ पे कहता है फर्दर मोर मजीद बरा सीक्वेंस होमोलॉजी जो है वो प्रोवाइड मुहैया करती है क्लू। ठीक है, एक इशारा फराहम करती है अबाउट द फंक्शन ऑफ एन अननोन जीन और प्रोटीन, किसी भी नामालूम जीन या प्रोटीन के फंक्शन के हवाले से। इफ एन अननोन जीन या प्रोटीन इज होमोलोगस, बच्चों यहाँ पे देखें जैसे कि ये ए है, ये अननोन जीन थी, हम अननोन प्रोटीन थी, अननोन प्रोटीन है, अब ये सी के साथ होमोलोगस है। ठीक है, अगर एक अननोन जीन या प्रोटीन एक जीन या प्रोटीन के साथ होमोलोगस है विद अ नोन फंक्शन और सी का फंक्शन हमें पता है, इट इज लाइकली टू हैव अ सिमिलर फंक्शन, तो ए का भी बच्चों वही फंक्शन होगा जिसके साथ वो होमोलोगस है। क्लियर? तो बच्चों होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखें हमारे पास जो है वो लास्ट पॉइंट है इसकी सिग्निफिकेंस का, अंडरस्टैंडिंग डिजीज मैकेनिज्म्स एंड ट्रीटमेंट। यहाँ पे देखें एडिशनली जो है मजीद बना इजाफी तौर पर आइडेंटिफाइंग होमोलोगस जीन्स इन्वॉल्व इन डिजीजेस, मतलब बीमारियों में जो शामिल होते हैं होमोलोगस जीन्स उनकी शनाख्त करें। फर्ज करें कि मैंने जो है वो देखा कि ह्यूमन के अंदर कोई भी एक बीमारी है उसके अंदर एक जीन इन्वॉल्व है, और मैंने देखा कि एक चूहा जो है उसके अंदर भी वही सेम जीन जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब जो ह्यूमन जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं तो इनके अंदर उस जीन को स्टडी करना थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है। रैट जो है वो थोड़ा सा सिंपल है, तो इसके अंदर उस जीन को स्टडी करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो बच्चों अब इन दोनों के अंदर एक जीन मौजूद है और हमें पता है कि ये जो जीन है ये ह्यूमंस के अंदर जो है वो डिजीज कॉज कर रहा है, ह्यूमन के अंदर ये डिजीज कॉज कर रहा है। ठीक है, अब बच्चों हम इसी जीन को रैट के अंदर स्टडी कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये जो जीन है ये रैट के अंदर कौन सी प्रोटीन बनाता है और वो प्रोटीन आगे जाके किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, किस तरह से बॉडी के साथ जो है वो इंटरेक्शन करती है। ठीक है, अब बच्चों जब हम ये सारी चीजें पता चल गई ना तो हमें ये पता चल गया कि डिजीज का मैकेनिज्म क्या है, डिजीज का तरीकेकार क्या है। ठीक है, जब हमें डिजीज का तरीकेकार पता चल गया तो बच्चों हम उसका जो ट्रीटमेंट है वो खुद ब खुद प्लान कर सकते हैं। तो इजाफी तौर पर जब हम होमोलोगस जीन्स की शनाख्त कर लेते हैं जो कि डिजीजेस के अंदर शामिल होती हैं अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज, मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान, जैसे कि हमने ह्यूमन और रैट में देखा, तो ये हमारी मदद करता है अंडरस्टैंडिंग समझने में डिजीज मैकेनिज्म्स, बीमारी के तरीक़ाकार को कि जो जीन से बीमारी फैलती है वो किस तरह से फैलती है, एंड डेवलपिंग ट्रीटमेंट्स और उसके लिए जो है वो इलाज को डेवलप करने में। ठीक है, अब होमोलोगस जीन्स इन मॉडल ऑर्गेनिजम्स, कुछ मॉडल ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये होता है नॉन ह्यूमन स्पीशीज, मतलब इंसानों के अलावा बाकी जानदारों को जब हम लेबोरेटरी के अंदर टेस्टिंग के लिए स्टडी करते हैं तो बच्चों उन जानदारों को हम मॉडल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मॉडल ऑर्गेनिजम्स से क्या मुराद है, इंसानों के अलावा बाकी जानदार जिनको लेबोरेटरी में स्टडी किया जाता है अलग अलग पर्पसेस के लिए, उनको हम मॉडल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे रैट जो है एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, तो जो रैट के अंदर बच्चों जो होमोलोगस जीन्स हैं इनको स्टडी किया जा सकता है टू गेन इनसाइट्स इनटू ह्यूमन डिजीजेस, ताकि इंसानी बीमारियों के हवाले से गहराई से मालूमात जो है उसको हासिल किया जा सके, उसको गेन किया जा सके। क्लियर? तो बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।